हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है अकाउंटिंग फंडामेंटल सेक्शन ए। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बेसिक्स है पहले तो इसको पढ़ लें। आपने फाउंडेशन में भी बेसिक्स को पढ़ा होगा। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे आपको समझ आएगी। फिर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में आप क्या कर सकते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ लें, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर सकते हैं। और लास्ट में 8th क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से भी बन जाता है क्वेश्चन। तो आप ये इसको कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले बैंक रिकन्सिलिएशन, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैड डेब्ट और मतलब 1.6 से लेके 1.8 का जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से कर लेना है। और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बेसिक है हमारा अकाउंटिंग का, वो उसके ऊपर एक 14 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो आप वो कर लें। दूसरा सेक्शन बी में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। इसमें जो सबसे ज़्यादा देखा गया बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट को आप अच्छी तरीके से कर लें। सेक्शन बी में वैसे कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ना कंसाइनमेंट आप पढ़ोगे ना तो जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। फिर भी आपको तीनों को देखना है। अगर आपसे नहीं, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट तो करना ही करना है, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसमें से किसी से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा आता है सेक्शन सी है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, NPO। तो इसको अच्छे से करना है। NPO में थ्योरी भी आती है NPO के क्वेश्चन से। तो NPO हो गया और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए, और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर, और ये भी करना है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो गया सेक्शन डी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, देखो बहुत से बच्चों को पार्टनरशिप बहुत मुश्किल लगती है, मुझे भी लगती थी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ना थोड़े थोड़े चीज़ें जो बेसिक्स होती है स्टार्टिंग की वो पढ़ी थी। और इसके MCQ मैंने जो थे वो अच्छे से सॉल्व कर लिए थे कि मेरे से अगर 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है, अगर मेरे से बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो जो MCQ होते हैं वो बन जाए। और लास्ट में जो 8th क्वेश्चन होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, वो सेक्शन में डिवाइड होता है 3-4 मार्क्स का ऐसे कभी कभी। तो उसमें ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके एक क्वेश्चन आ जाता है पार्टनरशिप्स का। तो वो मैंने किया था कि ये नहीं, बड़ा वो क्वेश्चन नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है कि छोटे जो क्वेश्चन इससे बन रहे हैं तो उसमें मेरे नंबर चले जाएं, तो वो मैंने किया था। और ना सबसे बड़ी बात, ये जो NPO है, NPO सेक्शन मॉड्यूल 3 है और मॉड्यूल 4, अगर आपसे अगर पार्टनरशिप नहीं हो रहा है तो आपको मॉड्यूल 3 अच्छे से कर लेना है। NPO इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला जो सेक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। या तो आप NPO वाला कर लें मॉड्यूल 3, या फिर आप मॉड्यूल 4, जो भी आपसे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक अच्छे से कर लें। वैसे आपको पढ़ना पूरा है, अगर नहीं है टाइम तो बात कर रही हूँ मैं। और सेक्शन ई में आता है मॉड्यूल 5, 6, 7, 8। इसमें क्या है, लीज अकाउंटिंग का मैं आपको सही बताऊं, मैंने क्या किया था, मैंने स्कैनर जो होती है ना अपनी, उसमें लीज अकाउंटिंग के आप देखना 2 तरीके के क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में से ही अगर आता है तो उस क्वेश्चन में, उन तरीके के क्वेश्चन में से ही आता है, तो मैंने वो कर लिए थे। तो जब मैंने पेपर दिया था तब तो नहीं आया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपसे पूरा नहीं है टाइम, तो आप स्कैनर से बस 2 क्वेश्चन वो समझ लें, ठीक है। और ब्रांच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको ब्रांच से भी क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का, तो या 14 मार्क्स का भी बन जाता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना 14 मार्क्स के 3 चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे ना
पहला तो हो गया ये एनपीओ वाला मॉड्यूल 3 वाला सेक्शन, और मॉड्यूल 4 वाला पार्टनरशिप, और मॉड्यूल 6 ब्रांच। इन तीन में से कोई एक किसी से भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर पार्टनरशिप से देखा जाता है। अगर बाई चांस आप इन तीनों में से ना कोई दो कर लें, अगर आपका लक होगा तो आ जाएगा। वैसे आप कितना भी मतलब कितना भी आपका कम रेडी हुआ हो, लेकिन आप इतने मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 14 मार्क्स का ही अटेंड करें तो ही आप पास हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और भी पेपर होता है, इंस्टीट्यूट हमारा और भी क्वेश्चंस देते हैं, आप उसमें गेन कर सकते हैं मार्क्स। तो ब्रांच कर लो या तो आप, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेस करना ही करना है, इसके क्वेश्चन बनते हैं 7 मार्क्स के। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें से कोई आप दोनों अटेंड कर लें या एक अटेंड कर लें तो वो इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेस का क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें। फिर आती है बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी भी बनती है, एमसीक्यू भी बनती है, प्रैक्टिकल भी बनता है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, और हमारी नॉलेज के लिए भी हमको एएस जानने ज़रूरी हैं। तो आप ना इससे भी इसको तो अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप अच्छे तरीके से भी अगर आप पढ़ने बैठे ना, तो इसको ना 2-3 दिन में आराम से हो जाएगा। आप डीपली भी पढ़ेंगे ना तो ये आराम से हो जाएगा। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी भी आप स्कैनर से कंप्लीट कर सकते हैं, मॉड्यूल से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो एमसीक्यू की बात हुई, एमसीक्यू तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो एमसीक्यू आपको ज़रूर करने हैं, सारे अच्छे से रेडी करने हैं। आप जितने मार्क्स अच्छे से अच्छे आप एमसीक्यू में गेन करोगे, आपके उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आप पास हो जाओ, ठीक है। तो एमसीक्यू आपको मॉड्यूल से करना है। मॉड्यूल हो गया, स्कैनर हो गया, और जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी वो हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एमसीक्यू है वो करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, बच्चे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सोचते हैं उनका हो गया, बट नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि एफए में बच्चे ना थोड़ी चीज़ देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और बस सोचते हैं उनको आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है। एक ही तरीके के अगर मान लो 3-4 क्वेश्चन है तो उसमें से एक तो करना ही है। आपको अलग नोटबुक बनानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं सॉल्व। आप वो मेन क्वेश्चन करें जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज और चीज़ें आ रही हूँ, तो ताकि आप एट द एंड एग्ज़ाम के लास्ट टाइम अगर देखो ना तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन देख लो और आपका रिवाइज हो जाए, ऐसा आपको करना है, ठीक है। बस दैट्स इट। आप इतना कर लें, आपका अच्छे से हो जाएगा एग्ज़ाम। थैंक यू।